तो जिस तरह से अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड या बिल्कुल कह सकते हैं कि वैसा ही एक और एग्जाम्पल करेंगे। वो जो क्वेश्चन था वो फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड है। इसमें एक फ्यूजन रिएक्शन दिया गया है, यूरेनियम 92-236 दिया हुआ है और ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, मतलब कि ये टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो गया। ठीक, कहा गया है कि एक्स और वाई जो हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, जबकि ये जो यूरेनियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है और जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है ना। तो इसीलिए जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें अगर ये न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है। 7.6 थी यहाँ पे 8.5 हो गई। बिल्कुल वैसा ही इसमें देखेंगे, इसमें क्या हुआ था, एक इसमें छोटा सा न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन से मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है ना, बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो देख सकते हैं कि हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है 7.06, जबकि लिथियम का, जो कि ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये डॉटर न्यूक्लियस है ना, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूजन के बाद जो बड़ा सा न्यूक्लियस बना है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई है, यानी स्टेबल हो गया वो। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया है फाइंड एनर्जी लिबरेटेड इन द रिएक्शन। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कितने से बढ़ी है, जितने से बढ़ी होगी उतनी ही एनर्जी इसमें रिलीज हुई होगी, है ना। उसमें भी जितनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि कुछ एनर्जी जो है उस मटेरियल में से घट गई है। जो घटी हुई एनर्जी है उसी को बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या है, यहां भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी है जबकि इनकी टोटल एनर्जी घटी होगी, तभी जो है कुछ एनर्जी बाहर चली गई है। तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे इधर पेरेंट न्यूक्लियस के लिए। तो इसमें टोटल 236 जो है न्यूक्लियाइज हैं और इसके लिए दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 1793.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फाइनल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। टोटल हो गए 117 यानी कि 234। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 दिया हुआ है, 8.5, तो ये आ जाएगा 1989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एनर्जी रिलीज फाइंड करना हो तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। मतलब बाइंडिंग एनर्जी जितनी से बढ़ी है एक्चुअली में उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो 1989 माइनस 1793.6 ये आ जाएगा 195.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब एक्चुअली में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है कि जैसे कि अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। वो किस काम में आता है कि जैसे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा हो तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से करा जाए, कोई भी जैसे है कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो। जैसे बॉम्ब जहाँ फूटता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो एनर्जी जो है अनकंट्रोल हो जाती है। लेकिन पावर प्लांट में जो है वो कंट्रोल तरीके से फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहा जा सकता है कि इट इज सिस्टम डिजाइन्ड टू कंट्रोल the chain fission reaction which
कैन सप्लाई कंटिन्यूअस एनर्जी। जैसे हमें बिजली चाहिए, बिजली निकालना है उससे, तो कंटिन्यूअस बिजली आती रहे, इसके लिए कंट्रोल तरीके से जो है वो फिजन रिएक्शन यहाँ पर कराना चाहिए। ठीक, अब देखेंगे जैसे यहाँ पर ये फिगर बनाया हमने, तो ये जो है इसको कहा जाता है शील्ड, मतलब एक कवर है जिसके अंदर सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे छोटे छोटे डॉट दिखाए मैंने, जैसे कि वाटर हो गया, कोई लिक्विड हो गया, है ना, ये मॉडरेटर का काम करते हैं। मॉडरेटर का मतलब है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनको ये स्लो करते हैं, इसलिए इनको मॉडरेटर कहा जाता है। ये डॉट जो दिखाया गया, सर्किल छोटा छोटा दिखाया गया है, ये एक्चुअली में फ्यूल है। फ्यूल का मतलब हो गया जैसे कि यूरेनियम है, उसी से फिजन रिएक्शन होता है, ऐसा मटेरियल जो कि फिजनेबल हो, जिसको कि तोड़ा जा सके। और ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं कई सारे जो हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं खूब सारे। जब तक न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर न्यूट्रॉन्स रहेंगे वहां पर रिएक्शन होता रहेगा। तो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है, तब जो है ये रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल रॉड लगाए जा सकते हैं। अगर जैसे पावर प्लांट को ऑफ करना हो, स्विच ऑफ करना, बंद करना हो, तो क्या करेंगे, ये कंट्रोल रॉड जो है ये सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रॉन ही नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना। तो हम लोग करके एक एक जो इसमें कंपोनेंट है उसको समझेंगे। जैसे पहला मैंने बताया ये फ्यूल, फ्यूल के बारे में कह सकते हैं इट इज अ फिजनेबल मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट सके, है ना, फिजनेबल मटेरियल। कॉमन material used as fuel is uranium 238 enriched with uranium 235 and Pu 239 ना। तो एक्चुअली में यूरेनियम 235 जो है इसका फ्यूजन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था। यूरेनियम 235 क्या है, एक न्यूट्रॉन से मिलता है तो 236 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो दो छोटे छोटे जो है डॉटर न्यूक्लियाज में टूट जाता है। जैसा कि यहाँ भी दे रखा है कि 235 में एक न्यूट्रॉन मिलेगा तो 236 हो जाएगा, और फिर ये दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, रिएक्टर के अंदर कुछ मॉडरेटर्स होते हैं। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। जो रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको स्लो किया जाता है। स्लो कर क्यों किया जाता है मैं यहां पर बताता हूं आपको। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स cannot trigger fission of uranium 235 as they have very high chance to be captured by uranium 238 which is not fissionable। मतलब यूरेनियम 238 जो है उसका फिजन रिएक्शन नहीं हो सकता, वो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में वो टूटता नहीं है। तो फिजन होना किसका चाहिए, यूरेनियम 235 का, है ना। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे तभी जाकर के यूरेनियम 235 जो है ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो पाता है। अगर फास्ट मूविंग होंगे तो इससे कंबाइन नहीं होकर के इससे कंबाइन हो जाएंगे,
और इससे कंबाइन हो जाएगा तो ये टूटेगा नहीं, है ना। तो इसलिए जरूरी होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाए। सो इट इज नेसेसरी टू slow down the neutrons produced in the reaction। जैसा कि मैंने कहा कि रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वही दोबारा यूज होते हैं। तो रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, तो उनको स्लो करते हैं तब जाकर के उसको अगले फ्यूजन रिएक्शन में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर्स लाइक वाटर एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। तो ये तो काम हो गया मॉडरेटर का। इसके बाद एक कंपोनेंट होता है, इसको कहा जाता है कूलेंट। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया एंड CO2 आर यूज्ड टू कंट्रोल द हीट एनर्जी released in the reactor। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अगर रिलीज हुआ है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। उसके लिए कूलेंट यूज किए जाते हैं। कूलेंट का मतलब एयर यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मॉडरेटर, कूलेंट, और इसके बाद जो है हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का जैसा कि मैंने काम बताया, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। अगर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा चेन रिएक्शन से जो है खूब सारे रिएक्शन होने लगेंगे और एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, है ना। तो हमें चूंकि एक कंट्रोल्ड मैनर में ही एनर्जी की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब न्यूट्रॉन्स कम रहेंगे तो रिएक्शन भी कम होगा, तो एनर्जी भी कम होगी। तो कह सकते हैं टू कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन एक्सेस neutrons are absorbed by control rods। जो कैडमियम होता है, कैडमियम is good absorber of neutrons, so it is used as control rods। ठीक, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है, रिप्रोडक्शन कांस्टेंट। रिप्रोडक्शन कांस्टेंट बताता है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे जो कि आगे आने वाले फ्यूजन रिएक्शन में यूज हो सकते हैं, है ना। कहा जाता है इट इज एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स available to be used in further fusion reactions।
है ना। किसी जो कंट्रोल्ड रिएक्टर होता है उसके अंदर K का जो वैल्यू होता है वो 1 के आसपास रखा जाता है। इन ए कंट्रोल्ड और सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्टर K is maintained to 1, मतलब एक न्यूट्रॉन जो है ऑन एवरेज जो है अगले फ्यूजन रिएक्शन के लिए यूज होने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। उसी तरह से एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल मास। एक्चुअली में जो फ्यूल होता है, फ्यूल के लिए एक ऐसा मास होता है क्रिटिकल मास जिससे कम अगर फ्यूल रहेगा तो सेफ रहता है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो सेफ नहीं रह सकता है ना। तो कह सकते हैं फॉर फ्यूल देयर इज अ मास बिलो विच इट इज कंप्लीटली सेफ। मतलब अगर इस मास से ज़्यादा होगा तो वो सेफ जरूरी नहीं है कि सेफ रहेगा, लेकिन कम हो तो जरूरी है कि सेफ रहेगा। दिस मास इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। इसमें कहा गया है इट इज प्रपोज टू यूज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन मैंने पहले ही बताया था, वही रिएक्शन है इन रिएक्टर ऑफ 200 मेगावाट रेटिंग। मतलब उस जो रिएक्टर है, रिएक्टर से हर 1 सेकेंड में 200 मेगा जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। हमें पता करना है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन मास ऑफ ड्यूटेरियम रिक्वायर्ड पर डे इफ इफिशियंसी ऑफ रिएक्टर इज 25%। ठीक है, तो 25% जो है इफिशियंसी मान करके हमें चलना है। यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूटेरियम का मास दिया हुआ है और जो हीलियम है उसका भी मास दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी पहले हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मास डिफेक्ट फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो मास डिफेक्ट निकालना होगा। तो जैसे ये ड्यूटेरियम है ना, तो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस का मास निकालेंगे। पहले तो 2 न्यूक्लियस है, तो क्या करेंगे, ये जो एटम है ड्यूटेरियम एटम में से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करेंगे। तो ये 1 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस का मास हो गया। चूंकि 2 न्यूक्लियस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम के मास में से चूंकि 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास को माइनस करेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे डेल्टा एम की। ये आएगा 2, मास ऑफ ड्यूटेरियम दिया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पर ये एम और 2me कैंसिल हो गया है ना, तो ये फाइनली आ गया 2md माइनस mhe। तो 2 ड्यूटेरियम का मास है 2.0141 माइनस हीलियम का मास है 4.0026। ठीक, अगर ये मास डिफेक्ट है तो रिलीज एनर्जी निकाला जा सकता है। रिलीज्ड एनर्जी जो आएगा E या डेल्टा E, इसको लिख सकते हैं डेल्टा M। चूंकि एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है तो इसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी, है ना, ये आएगा 2 × 2.0141 माइनस 4.0026 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 23.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया था
कि एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि मास ऑफ ड्यूटोरियम रिक्वायर्ड पर डे इफ एफिशिएंसी इज 25%। अगर 25% एफिशिएंसी हो तो इतने में से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, इसका 25% मिलेगा, तो 25/100 इंटू 23.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं जूल में, तो इसको लिख सकते हैं कि 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ये हो गया। अब इतनी एनर्जी जो है हमें एक रिएक्शन से मिल रही होगी। ठीक, एक रिएक्शन में देखेंगे दो ड्यूटोरियम है, यानी अगर हम पता करेंगे पर ड्यूटोरियम हमें कितनी एनर्जी मिल रही है तो डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा पर ड्यूटोरियम। ठीक, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रिएक्टर है इसका पावर है 200 मेगावाट, यानी एक सेकेंड में 200 मेगा जूल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो 200 इंटू 10⁻⁶, ये तो एक सेकेंड में करता है इतना। हमें तो दिन भर में पूछा गया ना, एक दिन में पूछा है कितना मास चाहिए, तो एक दिन में 24 आवर्स इंटू 60 इतनी जूल एनर्जी हमें लेनी है। ठीक, तो एक ड्यूटोरियम इतनी एनर्जी देता है, हमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो कितने ड्यूटोरियम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इस एनर्जी से डिवाइड कर दूं यहां पर 25/100 इंटू 23.834 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2, तो ये बताएगा नंबर ऑफ ड्यूटोरियम रिक्वायर्ड पर डे, है ना। एक दिन में इतने ड्यूटोरियम की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर एक दिन में इतने ड्यूटोरियम की जरूरत पड़ेगी तो एक दिन में कितने मोल ड्यूटोरियम की जरूरत पड़ेगी, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶, 24 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25/100 इंटू 23.834 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्यूटोरियम रिक्वायर्ड पर डे, है ना। एक दिन में इतने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें पता है कि एक मोल ड्यूटोरियम का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है, तो इतने मोल्स का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मास ऑफ ड्यूटोरियम रिक्वायर्ड पर डे will be equal to 200 into 10⁻⁶, 24, 60 into 2 divided by 6.023 into 10⁻23 into 25/100, 23.834 into 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, है ना। ये तो हुआ, यही वाला चीज यहां लिखा मैंने, इसमें 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर के सही वैल्यू आएगा, है ना। तो ये जो भी आंसर आएगा ये ग्राम में आएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 120.8 ग्राम पर डे जो है ड्यूटोरियम की जरूरत पड़ेगी।